आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव टाइम पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के ऊपर कि अगर आपके पास हिंदी साहित्य है और आपको पद्यांशों की व्याख्या करना नहीं आता, या फिर मैं यूँ कह दूँ, मान लीजिए आपने हिंदी साहित्य के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी, ना ही आपको कोई पद्यांश याद है, ना ही कोई क्वेश्चन याद है, फिर आप हिंदी साहित्य के अंदर कैसे पास होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ एक ऐसा फॉर्मेट जिसके जरिए कोई सा भी गद्यांश या पद्यांश आ जाए, आपको इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है, आप पास हो जाएंगे, चिंता न करें। क्या है फॉर्मेट, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, पूरी डिटेल से वीडियो बताऊंगा। इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है और आपने काफ़ी अच्छा उस पर रेस्पॉन्स दिया, आप सभी का प्यार बहुत अच्छा मिला है, इसलिए मैं इस वीडियो को पुनः लेके आया हूँ एक अपडेट के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ एक बार पुनः, देखिए ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट होने वाली है। अगर आपके पास हिंदी साहित्य है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास हिंदी साहित्य है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन विद्यार्थियों के लिए भी जो पढ़ चुके हैं और उन्हें जानना चाहते हैं कि पद्यांशों की व्याख्या कैसे होती है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी जिन्हें यही पता भी नहीं है कि पद्यांशों की व्याख्या कैसी होती है और ना ही वो कर पाएंगे अगर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आराम से इस वीडियो को देखें, फॉर्मेट को समझें और इस फॉर्मेट को कॉपी करें और परीक्षा में पेस्ट कर देना, आप पास हो जाएंगे। देखिए, तो ये है आपका फॉर्मेट। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं हिंदी साहित्य के पेपर के बारे में। तो देखिए, हिंदी साहित्य के पेपर के अंदर आपके एक तो आते हैं पद्यांश, जो कि कुल मिला के 8 पद्यांश आते हैं अथवा के मिला के, यानी जिनमें से आपको 4 पद्यांश करने होते हैं। कोई भी आप 8 में से 4 पद्यांश कर सकते हैं और सभी पद्यांश या तो 8 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो नहीं पढ़ पाए, एग्जाम आ चुके हैं और वो नहीं पढ़ पाए, तो अब क्या करें, यानी मरता क्या ना करता। तो बस ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले जो कुछ नहीं पढ़ पाए हैं और अब वो पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और वो विद्यार्थी भी देखिए जिन विद्यार्थियों को पद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन्हें याद रखनी चाहिए पद्यांश की सही व्याख्या करने के लिए, तो वो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में उन विद्यार्थियों के लिए तो ये रामबाण होने वाले हैं जिन्हें कुछ भी याद नहीं हिंदी साहित्य के अंदर और वो पास होना चाहते हैं, तो वो पास आराम से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको किस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको पद्यांशों की व्याख्या करना सिखाने वाला हूँ, और जिन्हें व्याख्या नहीं आती वो भी आराम से इस फॉर्मेट को कॉपी कर देना और पेपर में पेस्ट कर देना, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पेपर में 8 पद्यांश आते हैं, आपको तो पद्यांशों पर फोकस रखना है, कृष्ण आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपने मान लीजिए 8 में से जिस पद्यांश की आपको व्याख्या लिखनी है, सबसे पहले आप उसका क्रमांक लिखें। उसके बाद में आप उस पद्यांश की दो शब्द उठा लें कुछ इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा में, और फिर डैश 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 डैश, और लास्ट के उस पद्यांश के 2 शब्द उठाएं और उसको अंत में और डॉट डॉट कोमा से बंद कर दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अब ये विद्यार्थी वो भी ध्यान दें जो विद्यार्थियों को सब कुछ आता है। तो देखिए, इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उससे यह पता लग जाएगा कि आपने किस पद्यांश की व्याख्या की है। कभी बार हम कुछ करते हैं कि हम डायरेक्ट ही बस के लिखकर और व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, उसमें क्या है कि जो लेकिन आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो फिर आपकी व्याख्या को, संदर्भ को अच्छे से पढ़ता है। क्यों? ताकि उसे ये पता चल सके कि आपने किस पद्यांश की व्याख्या की है। अब आपने यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि मैंने इस पद्यांश की व्याख्या की है, तो उसे पता लग जाता है कि हाँ भाई, स्टूडेंट काफ़ी अच्छा है, नॉलेज रखता है, पद्यांश गद्यांश की व्याख्या के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में नॉलेज रखता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी पद्यांश आए उसके 2 शब्द उठाना है पहले, फिर डैश डैश डैश, और अंतिम 2 शब्द उठाना है और डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए, आपकी पद्यांश की व्याख्या में सबसे पहले आता है आपका संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना होता है? संदर्भ में लिखना होता है कि आपने जो पद्यांश लिया है ये कहाँ से लिया है, किस कवि ने लिखा है। ये 2 चीज़ आपके पद्यांश के अंदर आती हैं। एक तो ये जो आपका पद है ये कहाँ से उत्तीर्ण हुआ है, और ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है। अब जिन विद्यार्थियों को पता है वो तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो क्या लिखे, इसके अंदर क्या लिखे। तो देखिए, अब आपको क्या लिखना है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश, अगर आप बीए सेकंड ईयर में हैं तो आप आधुनिक काव्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और आप थर्ड ईयर में हैं तो रीतिकाल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काव्य के महत्वपूर्ण पद्यांशों में से लिया गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बताया नहीं कि ये कहाँ से उत्तीर्ण हुआ है, कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, किस छंद किस से लिया गया है, हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये 2 लाइन इस प्रकार से लिख सकते हैं और आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है।
आगे देखिए, तथा प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के प्रसिद्ध महाकवि, अगर आपको कवि का नाम याद है तो लिख दें, अन्यथा छोड़ दें, द्वारा रचित पद्यांश है। अब आपको ने ये लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके एग्जामिनर है, आपके कॉपी चेक करने वाले, वो पढ़ लेता है तो उसे इतना तो पता लग जाएगा, चलो भाई बच्चे को कवि का नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने लिखा, उसको तरीका पता है कि उसको क्या लिखना चाहिए, वो उसको पता है। तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिटेल से नहीं पढ़ेगा, वो बस ये देख लेगा कि चलो भाई बच्चे को कवि का नाम याद नहीं है, तो 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर में 2 काट लो, तो आपको 5-4 नंबर दे ही देगा। जब वो देखेगा इतना बड़ा फॉर्मेट है जो आप लिख के आएंगे पूरा, तो वो पूरा पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा। याद रखिएगा, कोई भी टीचर आपका ये पूरा फॉर्मेट पढ़ने को नहीं बैठेगा, चाहे से आपने कुछ भी लिखा हो। लेकिन बात यही तो आती है कि आखिरकार लिखे क्या, जब हमें कुछ पता ही नहीं है। तो वो फॉर्मेट ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले आपने संदर्भ में लिख दिया कवि का नाम और ये कहाँ से उत्तीर्ण है, जो कि हमें तो पता नहीं था, इसलिए हमने तो ये लिख दिया। जैसे मेरे जैसे कोई भाई जिन्हें नहीं पता क्या लिखना है, तो बस उन्होंने तो ये लिख दिया और उनका काम हो गया। अब देखिए, उसके बाद में लिखना होता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना होता है? प्रसंग में लिखना होता है कि जो पद्यांश है ये किसके बारे में लिखा गया है, यानी कि ये पद्यांश किस टॉपिक के बारे में है। तो जिन्हें पता है वो तो लिख सकते हैं। अब बात आती है जिन्हें नहीं पता कि किस पद्यांश है, कैसा पद्यांश। भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं है पद्यांश के बारे में, हमें तो साफ साफ ये बता दो कि लिखना क्या है, बस हम तो लिख के आ जाए और हम पास हो जाए। तो बस वही तो बता रहा हूँ मैं आप सभी को। देखिए अब आपको करना क्या है, प्रसंग के अंदर, प्रसंग के अंदर आपको किस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, कवि का नाम है तो लिखो, नहीं तो इसको खालिस्तान को छोड़ देना और डायरेक्ट लिखना महाकवि द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस पद्यांश में। अब देखिए, आप पद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है, 2-3 बार आप पद्यांश को पढ़िएगा ना, तो चाहे से आपको पद्यांश का हिंदी अनुवाद ना आए, लेकिन जो भी शब्द बार बार रिपीट हो रहा है उसी के बारे में पद्यांश में लिखा होगा। जैसे कि अगर किसी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन हो रहा है तो आपको बरबरसी में प्राकृतिक से रिलेटेड कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे कि अगर सरस्वती माता के बारे में कोई चीज़ बार बार उसमें आ रही है, सरस्वती माता का शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब सरस्वती माता की सुंदरता या फिर सरस्वती माता की वंदना के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि अगर लक्ष्मण और परशुराम शब्द बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब राम परशुराम संवाद के बारे में है। अगर किसी कोई भी यानी किसी भी शब्द का बार बार रिपीट हो तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पद्यांश किसके बारे में कहना चाह रहा है, किसी नदी के बारे में, किसी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। तो आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाए तो आप एक लाइन में लिख देना कि यहाँ पर कवि इसकी सुंदरता के बारे में या फिर इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें की जा रही हैं। कुछ भी लिख देना जो आपका मन करे। और जब कतई समझ ही ना आए तो कुछ भी नहीं करना, 2 पंक्ति उठाना, कोई सी पद्यांश को लिख देना कि इसके बारे में हमें अति सोचने तर रूप से समझाया गया है। कोई भी पद्यांश की 2 पंक्ति उठाना और यहाँ पे चेप देना जब आपको बिल्कुल ही समझ ना आए कि अब पद्यांश किसके बारे में कह रहा है। तो ये भी आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में करनी होती है व्याख्या। और व्याख्या में सब जिन्हें हिंदी अनुवाद आता है कि पद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या होगा, वो तो आराम से व्याख्या कर देंगे। अब आते हैं वो भाइयों को जिन्हें नहीं पता कि व्याख्या कैसे करनी है और व्याख्या में करें क्या। हमें तो इस पद्यांश का हिंदी अनुवाद ही नहीं आता, पद्यांश होता क्या है हमें तो यही नहीं पता। तो बस उन्हीं के लिए अभी ये फॉर्मेट है पूरा। अब इसको ध्यान से समझते जाइएगा। मैंने यहाँ पे जितना भी सब कुछ लिखा है ना, ये पद्यांश से रिलेटेड है ही नहीं और पद्यांश से आउट भी नहीं है। तो अगर कोई पढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पद्यांश के बारे में बता रहा है, लेकिन सब इसमें तो पूरा आपका फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पद्यांश से आउट था, और ऐसा भी नहीं लिखा कि हाँ भाई पद्यांश के बारे में लिखा गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए पढ़िएगा। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि, ये महाकवि है, ठीक है, महाकवि यह कहते हैं, ठीक है, ये 2 शब्द आपके यहाँ पर गलत प्रिंट हुए। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि यह कहते हैं या फिर यह समझाना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में, अब प्रस्तुत पंक्तियों में, अब अगर आपको पद्यांश के बारे में आता है थोड़ा बहुत भी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं आता है तो आप कोई भी पद्यांश की पंक्ति उठाना और यहाँ पे लिख देना, ठीक है, बात खत्म। अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में 2 से 3-4 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं अगर पद्यांश के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी कुछ आता है कि हाँ भाई इस पद्यांश में ये समझाने की कोशिश की जा रही है, इस पद्यांश में इसके बारे में बताया गया है, इस पद्यांश में ये रिलेटेड करता है। अगर आपको हिंदी अनुवाद ना आए तब भी थोड़ा बहुत अगर आप लिख सकते हैं तो आप में के बाद में 3-4 पंक्तियों में वो चीज़ लिख सकते हैं। और अगर नहीं आता तो आप कोई भी पद्यांश की पंक्ति उठाना और लिख देना कि इसके बारे में लिखा गया है। आगे देखिए, तथा प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियों द्वारा महाकवि अपने हृदय की भावनाओं को हमारे सामने अति सुंदर शब्दों में उजागर करने का प्रयास किया है, तथा महाकवि प्रस्तुत पंक्ति द्वारा, अब यहाँ पे फिर से आपको कोई 2 पंक्ति उठानी है या फिर 1 पंक्ति उठानी है, रख देना है, के भाव को हमारे सामने उजागर किया है। अब देखिए, तथा से लेकर यहाँ तक
कुछ भी पद्यांश में जो महत्वपूर्ण बात है वो हमने नहीं लिखी और पद्यांश से आउट भी नहीं गए। तो ये क्या समझा आप यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्यांश की पंक्ति द्वारा महाकवि अपने हृदय की भावनाओं को हमारे सामने अति सुंदर शब्दों में उजागर करने का प्रयास किया है। अब ये पद्यांश की व्याख्या है और पद्यांश से भी संबंध रखता है, लेकिन ये पद्यांश की जो मेन बात है वो हमने नहीं लिखी और हमने जो लिखा वो भी सही है, कोई इसे गलत नहीं कह सकता। इसे चाहे से हमने जो पद्यांश के बारे में जो व्याख्या लिखनी है वो नहीं लिखी, लेकिन जो ये लिखा है वो भी गलत नहीं लिखा है, हमने सही लिखा है, हमारे दिल की बात लिखी है। तो इसी प्रकार से फॉर्मेट बनाया गया है कि ना तो ये गलत हो सकता है और ना ही आप इसको भाई पद्यांश के बारे में कोई किसी पर्सनल पद्यांश से रिलेटेड रखता है, आप इसे किसी भी पद्यांश के बारे में लिख सकते हैं। आगे देखिए, तथा महाकवि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कोई भी 2 पंक्ति उठाना, यहाँ पर चेप देना के भाव को हमारे सामने उजागर किया है। तो इतना हो गया आपका। चाहे आपको पद्यांश में कुछ भी याद ना हो, आप इसे किसी भी पद्यांश के बारे में लिख सकते हैं। आपका कोई सा पद्यांश है आपको तो डिट्टो ऐसे लिख के आना है। आगे देखिए, तथा बड़े सुंदर शब्दों में मात्र निम्न कुछ पंक्तियों द्वारा अति महत्वपूर्ण ज्ञानदेही बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यहाँ तक भी। आगे देखिए, तथा निम्न पंक्तियों का भाव कवि के हृदय से उभर कर प्रस्तुत पद्यांश को पाठक करने वाले व्यक्ति के हृदय में सरलता पूर्वक चला जाता है तथा निम्न पंक्तियों द्वारा कवि, अब यहाँ पे भी आप कोई भी पद्यांश की 2 पंक्ति उठाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, इसके प्रति अपना भाव है इसने प्रस्तुत उजागर करता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। देखिए, अब हमने पूरा देखा, इस पूरे में कहीं भी पद्यांश के बारे में रिलेटेड नहीं था, लेकिन पद्यांश से आउट भी नहीं था और इसे कोई गलत भी नहीं कह सकता। तो ये ही था आपका फॉर्मेट। और इसके बाद में भी अगर आप चाहते हैं और लिखना तो आप कोई भी 2 पद्यांश की पंक्ति उठाना, यहाँ पर लिख देना और आगे लिख देना निम्न पंक्तियों द्वारा कवि का भाव अति सोचनीय व गंभीर है। तो ये पूरा फॉर्मेट आपका पद्यांश का फॉर्मेट था, जिसे आप अगर आप पद्यांश का इंद्रमद नहीं आए तो आप इसको डिट्टो ऐसे लिख के आ जाना और आप पास हो जाएंगे। देखिए, विशेष भी लिखना होता है अंत में, अगर दिया हो तो कि निम्न पद्यांश की व्याख्या कीजिए। अगर ऐसा लिख रहा है तो विशेष मत लिखना। अगर वो बोल रहे हैं कि विशेष लिखिए तो विशेष के अंदर आपको लिखना होता है कि कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कवि का नाम तो कवि का नाम लिख देना, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि द्वारा लिखा गया है। सेकंड ये लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4, बस, इससे ज़्यादा विशेष मत लिखना। दूसरा आप भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में अति सरलता तथा सुंदर पूर्वक शब्दों का भाव व अर्थ हमें समझाया गया है। ठीक है, तो ये लाइन भी पद्यांश से रिलेटेड नहीं रखती, इसलिए आप किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं। यानी कुल मिला के आपका कोई सा भी पद्यांश आ जाए, आपको तो बस ये जो खालिस्तान है ना, इसमें फॉर्म जो आपके पद्यांश है उनकी कोई भी 2 पंक्तियाँ या फिर 1 पंक्ति लिख देना। इस पूरे फॉर्मेट को मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप इस पूरे फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को दोबारा रिपीट करके या फिर लिख लेना कि कुछ शब्द इसमें से मिसप्रिंट हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे महाकवि, ये महाकाली नहीं महाकवि है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फॉर्मेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पुनः बता दूं, ये वीडियो BA पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए कॉमन है। इस वीडियो में इस पद्यांश के अंदर यानी कोई सा भी पद्यांश आ जाए, आपको तो इस फॉर्मेट को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस पूरे फॉर्मेट में किसी विशेष पद्यांश से रिलेटेड मैंने नहीं लिखा। इसके अंदर मैंने क्या किया, कवि और पद्यांश की तारीफ कर दी। इससे ऐसा हुआ कि ना ही तो ये पद्यांश से आउट लगा और ना ही इसके अंदर हमने जो पद्यांश था उसके बारे में लिखा, और ना ही ये गलत हुआ और ना ही ये सही हुआ। यानी कुल मिला के आपको बस भारी भारी शब्दों का प्रयोग करना है हिंदी साहित्य के अंदर और आप पास हो जाएंगे। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त साथ में शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने गद्यांश के ऊपर भी बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ और पुरानी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और भी BA से रिलेटेड वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक